हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। इससे रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, लाइक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं डिफिनीशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक इन सारे पॉइंट को वन बाय वन करके कवर करूंगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली इट इज अ स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास। इट कंटेन्स इनिशियलाइजेशन लॉजिक ऑफ फील्ड्स। कंस्ट्रक्टर आल्सो कंटेन्स द एडिशनल इनिशियलाइजेशन लॉजिक। मैंने एग्जांपल में एक कार क्लास बनाया है जिसके दो फील्ड हैं। पहला फील्ड है कार ब्रांड एंड दूसरा फील्ड है कार मॉडल। उसके बाद मैंने क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है क्लास ब्रांड एंड दूसरा पैरामीटर है क्लास मॉडल। तो नीचे वाले कोड में हमने दोनों फील्ड को इनिशियलाइज किया है। तो इस तरह से आप क्लास एंड उसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसी तरह कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सो एक्सेस मॉडिफायर हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिनोट भी किया है कि जो पहला दो लाइन है इसमें क्लास के फील्ड को हमने डिक्लेयर किया है और नीचे वाला जो दो लाइन है इसमें उन फील्ड्स को हमने इनिशियलाइज करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो अब हम इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे कोड में देख सकते हैं कि इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर रख भी सकते हैं एंड नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के केस में हमें हमेशा पैरामीटर लेस ही होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम पैरामीटर नहीं रख सकते हैं। तो इसको वन बाय वन करके हम डिफाइन करते हैं। इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज इंस्टेंस फील्ड while a static constructor initialize a static field. In case of instance constructor, it execute automatically every time when a new object is created for a class, while in case of a static constructor, it execute only once when first object is created for a class or when the class is accessed for the first time. While in the case of instance constructor, access modifier is private by default. We can use any access modifier. While in case of static constructor, public is a by default access modifier for a static constructor, and we can't change access modifier in case of a static constructor. So these are the basic difference between instance and a static constructor. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के बेसिकली दो टाइप्स हो सकते हैं, एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर और दूसरा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। जब हम अपने क्लास के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो कंपाइलर अपने आप एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जिसके बारे में हमने नीचे डिफाइन किया है। इफ देयर इज ए क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर then the compiler automatically provides an empty constructor while compilation which initialize nothing. It is called implicit constructor or default constructor. तो जिस भी केस में हम अपने क्लास के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं उस केस में कंपाइलर अपने आप एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जो कि पैरामीटर लेस होता है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो डेवलपर डेवलपमेंट के टाइम में पैरामीटर लेस और पैरामीटर के साथ में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता है जिसके बेस पे हम अपने क्लास के फील्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम in a class with different set of parameter is called constructor overloading. तो जैसा कि एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि पहला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है जिसके अंदर में कोई भी पैरामीटर नहीं है।
फिर हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर में 2 पैरामीटर हमने दिया है। उसके बाद हमने तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर में 3 पैरामीटर दिया है। तो इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर के साथ में हम अपने क्लास के अंदर में डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को रख सकते हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्टर सेम पैरामीटर के साथ में है तो आपको कंपाइलेशन एरर देगा। आप इस तरह के कंस्ट्रक्टर को अपने क्लास के अंदर में नहीं रख सकते हैं। हर कंस्ट्रक्टर के केस में आपको पैरामीटर या उसका टाइप चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया है 2022। अब इसमें मैं अपने कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा कंसोल एप्लीकेशन होगा। तो मैं कंसोल एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैं कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कंसोल। ठीक है, क्रिएट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे इसी नेम स्पेस के नीचे में मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं कुछ प्राइवेट कुछ फील्ड ले लेता हूँ। तो मैं पब्लिक ही फील्ड लेता हूँ अभी। ठीक है, पहला फील्ड हमारा आईडी हो गया, दूसरा फील्ड नेम हो गया, तीसरा फील्ड डिस्क्रिप्शन हो गया, या इसका इस फील्ड का नाम हम चेंज कर देते हैं, एज हम रख लेते हैं। और इसका टाइप जो होगा वो मैं INT कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं स्टैटिक फील्ड भी ले लेता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, उसका नाम मैं रख लेता हूँ स्कूल नेम, स्कूल नेम। अब मैं सबसे पहले इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। तो हमारा पहला कंस्ट्रक्टर होगा जो कि इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर में मैं 2 पैरामीटर दे देता हूँ। पहला पैरामीटर होगा हमारा INT ID, दूसरा होगा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब मैं इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो ID को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद नेम को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बनाया है ये इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। इसका नाम के सामने कमेंट भी आप डाल सकते हैं, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। अब एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर में 3 पैरामीटर में लूंगा। ठीक है, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें एक एज भी मैं ले लेता हूँ। अगर देखिए अगर आप सिमिलर देते हैं कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे एरर देता है। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर बढ़ाता हूँ INT एज, और यहाँ पे एज को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, दिस डॉट एज इक्वल टू एज हो गया। ठीक है, अब मैं एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो यहाँ कमेंट डाल देता हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक हो गया, स्टैटिक, और हमारा क्लास का जो नाम है स्टूडेंट डाल दिया। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम पैरामीटर ले सकते हैं, जबकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम पैरामीटर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर किया था उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो हमारा स्टैटिक मेंबर था स्कूल नेम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, स्कूल का नेम डाल देता हूँ। मैं डेमो
स्कूल कर देता हूँ, यानी कि इस स्टैटिक वेरिएबल में हमने डेमो स्कूल को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ आ गया, मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो हमारा दो पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर था, पहले उसे कॉल करता हूँ। तो पहला मैं पास कर देता हूँ आईडी और दूसरा मैं नाम में पास कर देता हूँ। तो मैं नाम पास कर दिया अजीत कुमार। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उस क्लास का, ऑब्जेक्ट obj2 इक्वल टू न्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं सुमित कर देता हूँ। ठीक है, और एज मैं इसका 20 पास कर देता हूँ। ठीक है, सुमित कुमार। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को तो हम यहाँ से इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे इनिशियलाइज वहीं पे कर दिया है जब मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम करते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन। पहला हम एक्सेस करेंगे obj इक्वल टू id कंसोल डॉट राइट लाइन obj1 डॉट नेम id। तीसरा में मैं एज एक्सेस कर लेता हूँ। इवन हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए एज डिफाइन नहीं किया है, फिर भी मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, फिर मैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए डेटा एक्सेस करूंगा। एक मैं ब्लैंक लाइन डाल देता हूँ। अब सेम लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैं गेट करूंगा, तो यहाँ सिर्फ आप चेंज कर दीजिए 2 2 2। ठीक है, तो पहला जो हमारा था ऑब्जेक्ट 1 के लिए डेटा गेट होगा, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट 2 के लिए डेटा गेट होगा। अब मैंने जो स्टैटिक फील्ड को इनिशियलाइज किया था उसको भी एक्सेस कर लेता हूँ। तो कंसोल डॉट राइट लाइन। स्टैटिक जो हमारा फील्ड होता है हमेशा क्लास के नाम से एक्सेस होता है, तो मैं क्लास का नाम देता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट स्कूल नेम। इसे मैं गेट कर लेता हूँ और दूसरे के लिए भी इसे यहाँ पे भी गेट कर लेता हूँ। और नीचे में एक और मैं लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं अपने एप्लीकेशंस को चला के देख लेता हूँ। हमारा एप्लीकेशंस का आउटपुट आने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट 1 के लिए हमने पास किया था 1 एंड अजीत कुमार। ऑब्जेक्ट 2 के लिए इसमें हमने एज को पास नहीं किया था। ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने 2 पास किया था, सुमित कुमार पास किया था और एज में 20 पास किया था। वही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। एक चीज और देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने दोनों ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल का नाम सेम ही आ रहा है, डेमो स्कूल। हाँ, दूसरे के लिए आपका ID 1 आ गया, नेम अजीत कुमार आ गया। पहले वाले के लिए हमने एज पास नहीं किया था इसलिए 0 आ गया। ठीक है, दूसरे के लिए डेमो स्कूल आ गया, इसमें हमने 2 पास किया था, नेम में सुमित कुमार पास किया था और एज में 20 पास किया था।